Hello students, in today's lecture we will discuss about the numerical part of the first unit of semiconductor devices. तो अब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी है सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड एप्लीकेशंस। तो इस यूनिट के हम न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे आज। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं कि एक जर्मेनियम डायोड हमें दिया हुआ है और उसका जो सैचुरेशन करंट है आई नोट या हम IS भी कह सकते हैं, वो हमें दे रखा है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द डायोड करंट इज 100 मिली एम्पियर। तो डायोड करंट जो हमें दे रखा है वो है 100 मिली एम्पियर एंड फॉरवर्ड वोल्टेज हमें निकालनी है यहाँ से। और साथ में क्या रखा है कि व्हाट विल बी द करंट फॉर रिवर्स बायस ऑफ 100 वोल्ट, मतलब कि जब 100 वोल्ट से रिवर्स बायसिंग की जाएगी तब करंट भी निकालना है। तो पहले हम उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो फाइंड करते हैं। अब देखिए हमें आई दिया हुआ है आई नोट और IS वी कैन से, यही सैचुरेशन करंट होता है, वो दे रखे हैं। तो हमें निकालना है इसमें से फॉरवर्ड वोल्टेज। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है I इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंट EV बाई KT माइनस 1, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया था थ्योरी पार्ट में। I इज इक्वल टू IS ई पावर एक्सपोनेंशियल पावर EV बाई KT माइनस 1। तो हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। और देखिए जैसे I है दैट इज़ 100 मिली एम्पियर, 1 मिली में 10 की पावर -3 एम्पियर्स होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पर -3 एम्पियर, तो वो लिख दिया हमने इज इक्वल टू IS इज 10 माइक्रो। 10 माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 रेज़्ड पर -6 एम्पियर्स। और एक्सपोनेंट की जो एक्सपोनेंट के साथ है फैक्टर EV बाई KT, उसकी वैल्यू रखेंगे। E का मतलब यहाँ पे होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी नो इट इज़ 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पर -19 कूलम। ये V वोल्टेज एज इट इज़, ये हमें फॉरवर्ड वोल्टेज तो निकालनी है। एंड K इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हियर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 रेज़्ड पर -23 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.38 10 रेज़्ड टू पावर -23। T इज़ द टेम्परेचर हेयर, और टेम्परेचर अगर गिवन नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं एंड रूम टेम्परेचर जो हम लेके चलते हैं वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर गिवन नहीं हो तो हमें ये टेम्परेचर लेना होता है अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 में ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 300 केल्विन। तो यहाँ पे T की वैल्यू आ जाएगी 300 और -1 एज इट इज़। ओके, ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जैसे 10 रेज़्ड पर -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा, और ये 10 रेज़्ड पर -6 प्लस 1 10 की पावर -5 हो जाएगा, इधर आके +5 हो जाएगा। और एक्सपोनेंट की जो पावर, एक्सपोनेंट में फैक्टर है हमारे पास ये है। अगर हम इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं V के साथ वाला जो मैथमेटिकल पार्ट है, तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो होती है 1/0.026। तो V एज इट इज़, इसकी जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू बनेगी वो आपकी बन रही है 0.026 और -1 एज इट इज़। ओके, अब 10 की पावर 4, ओके, और ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, और E की पावर V/0.026। ये एक्सपोनेंट है जो वो लिखे मैंने, E एक्सपोनेंट को शो कर रहे हैं। अब देखिए अगर एक्सपोनेंट को रिमूव करेंगे तो उस साइड लॉग की फॉर्म ले लेगा ये, तो लॉग एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल, दो टाइप का लॉग होता है, एक तो बेस 10, एक जिसका बेस एक्सपोनेंट होता है। तो बेस 10 वाला जो होता है वो इस केस में नहीं आएगा, जब एक्सपोनेंट को रिमूव करना है तो ये लॉग एक्सपोनेंशियल वाला आता है इधर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू V/0.026। अब log m इंटू n, log m प्लस log n हो जाता है वो। तो अब हमारे पास है ये वाला फैक्टर, तो इसको हम थोड़ा सा
सॉल्व करेंगे तो लॉग की ये जो फॉर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो 0.026 ये इधर आ जाएगा। देखो 10 की पावर 4 + 1 है हमारे पास, 10 की पावर 4 मतलब 10,000 में 1 ऐड करें तो वो स्लाइटली चेंज आएगा वैल्यू में, तो अप्रोक्सीमेटली लॉग 10 पावर 4 भी रख सकते हैं ना इसको। तो ये बन जाएगा अगर 1 को हम, क्योंकि बहुत स्मॉल एज कम्पेयर टू 10 की पावर 4 के, तो इसको एक बार मैं रिमूव ही कर देती हूँ यहाँ से। तो ये बन जाएगा log e 10 पावर 4 = v/0.026। अब 4 आगे आ जाएगा, log का ये रूल होता है, तो log e 10 v/0.026। अब देखिए log एक्सपोनेंट है, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो log एक्सपोनेंट को अगर log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log बेस 10, और ये वाला 10 एज इट इज v/0.026। अब log 10 की वैल्यू होती है 1, ये log 10 की वैल्यू 1 होती है, कौन सा log, जब बेस 10 हो उसका। log एक्सपोनेंट 10 की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते आप, इसलिए इसको हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। अब log बेस 10 वाले की 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा आपका 4 × 2.3026, ये ये तो 1 हो जाएगा, और 0.026 हम इधर ले आएंगे इक्वल्स टू v। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 0.24 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज। अब हमें इसी क्वेश्चन के साथ बोल रखा था कि व्हाट विल बी द करंट फॉर रिवर्स बायस ऑफ 100 वोल्ट। देखिए रिवर्स बायसिंग कह दिया। अब अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में क्या करोगे, 100 वोल्ट लिख दोगे, लेकिन रिवर्स बायस ऑफ 100 वोल्ट बोल रहा है, तो रिवर्स बायसिंग के केस में हमारी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाती है। उस केस में फिर हम वोल्टेज 100 वोल्ट नहीं लेंगे बल्कि -100 वोल्ट लेंगे, बिकॉज इट इज़ फॉर रिवर्स बायसिंग। ओके, तो अब हमें करंट फाइंड आउट करना है इसका, तो सेम वे से इसका करंट फाइंड करेंगे। जस्ट चेंज क्या होगा ये मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, ये सेम सारा डाटा, बस v की जगह -100 लिख दोगे। अब v हमें दे रखा है और i निकालना है, ये i एज इट इज़ रखोगे, ये i तो हमें निकालना ही है ना रिवर्स बायसिंग के लिए, तो i एज इट इज़, E/kt हमने इसमें जो पुट किए वही रहेगा, v -100 लोगे, is जो दे रखे वही रहेगा, तो बहुत से आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब कि फाइंड द स्टैटिक एंड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ p-n जर्मेनियम जंक्शन फॉर अप्लाइड बायस। देखिए पहले तो हमें जो जो निकालना है वो लिखते जाओ। स्टैटिक डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब RAC चाहिए, स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब RDC। DC वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है स्टैटिक, AC वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होते हैं उसे कहा जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, और ये तो हमने निकालना है। और जर्मेनियम जंक्शन दे रखा है, जर्मेनियम के लिए पूछ रखे हैं, और हमें गिवन है IS दे रखा है 1.2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। के हमें पता भी है स्टैंडर्ड वैल्यू, और दे भी रखी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कि 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। और अब हम इसमें से स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए उसका फॉर्मूला लिखिए। जैसे सपोज पहले हमने स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V/I। ये चाहिए अपने को, I गिवन नहीं है, IS दिया हुआ है बट I तो नहीं दिया हुआ, सैचुरेशन करंट दे रखा है, तो हम उसी रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था, I = IS एक्सपोनेंट EV/kT -1। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, IS की वैल्यू रखेंगे 1.2 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6,
और ई वी बाई के टी वोल्टेज अपने को दे रखी है, इसमें जो भी हमें वोल्टेज गिवन है वो उसका यूज़ करेंगे। ई के टी ये सब कांस्टेंट है, टी नहीं दे रखा मतलब 300 लेंगे, 300 केल्विन, और दे भी रखे क्वेश्चन में एट 300 केल्विन। तो हम वैल्यूज़ रख देंगे और वहाँ से फिर आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई हमारे पास आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ आई आ जाएगा 2.6 मिली एम्पियर। ओके, अब वोल्टेज जो क्वेश्चन में दे रखी है ना 0.6 वोल्ट है, इसको करेक्ट कर सकते हो 0.2 आएगा, बिकॉज डेरिवेशन में इन्होंने 0.2 यूज़ कर रखी है। तो जो भी एक्स वाई जेड जो भी वोल्टेज दे रखी है वो यूज़ करनी है। तो आर डी सी आ जाएगा जो वोल्टेज गिवन है, अगर 0.2 वोल्ट गिवन है तो वो अपॉन जितना करंट हमारे पास आया है निकल के यहाँ से 2.6 × 10⁻³ ना, क्योंकि मिलीज में है तो उसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया है, मिली एम्पियर को। तो यहाँ से हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। और हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, हमें ध्यान रखना है जर्मेनियम के लिए जो रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज होती है, जर्मेनियम के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो जर्मेनियम के लिए जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो रिवर्स इसके एसी के लिए वो 26 मिली एम्पियर होती है। तो 26 मिली एम्पियर मतलब वोल्टेज भी आप यूज़ करोगे 26 मिली एम्पियर, और आई की वैल्यू हमें निकाली है ये 2.6 मिली एम्पियर, तो ये पुट कर दोगे और जो वोल्टेज है तो वो है हमारे पास 26 मिली वोल्ट। सॉरी मैं पहले बाय मिस्टेक शायद एम्पियर क्या की, वोल्टेज तो वोल्ट के यूनिट होंगे, तो 26 मिली वोल्ट है वोल्टेज हमारे पास, और करंट की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है वहाँ से हमारे पास आ जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें कह रखा है कि 10 वोल्ट जीनर डायोड है, मतलब जीनर डायोड की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट क्या हुआ आउटपुट, क्योंकि जीनर डायोड हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू जितना वो उसकी जो वोल्टेज होती है जीनर की उससे ज़्यादा नहीं हो सकती आउटपुट, तो उसकी आउटपुट को शो कर रहा है। जो हमें जीनर डायोड की वोल्टेज दे रखी होती है वो हमें आउटपुट वोल्टेज बताती है। तो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली ना बोल के इन्होंने ये कह दिया कि 10 वोल्ट जीनर डायोड इज़ यूज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 वोल्ट जो है वो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, और इट इज़ यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रेजिस्टर। द इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 13 वोल्ट एंड 16 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज जो है वो उसकी लिमिट दे रखी है 13 से 16 वोल्ट के बीच में वेरी कर रही है। जो लोड करंट है उसकी भी लिमिट दे रखी है बेटा, लोड करंट है वो 10 मिली एम्पियर से 85 मिली एम्पियर के बीच वेरी कर रहे हैं। और द मिनिमम जीनर करंट जो है वो दे रखा है 15 मिली एम्पियर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सीरीज रेजिस्टेंस RS, ये हमें निकालना है। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं। हमें सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए। देखिए हमने जैसे यहाँ से इनपुट सप्लाई दी, यहाँ पे हमारा रेजिस्टर लगा हुआ है RS, इधर हमने डायोड लगाया हुआ है, ठीक है, इधर लोड रेजिस्टेंस है और इधर से हम आउटपुट ले रहे हैं, इधर से इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा आउटपुट है। एक टाइप से ऐसा सर्किट है, ये RL होगा। देखिए जो करंट यहाँ से आएगा यहाँ पे होगा, जो करंट मतलब RS के अक्रॉस फ्लो करेगा, यहाँ पे पहुँच के करंट को दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, कुछ पार्ट डायोड के अक्रॉस जाएगा, बाकी पार्ट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। तो टोटल करंट यहाँ पे कितना होगा, अगर मान लो डायोड के अक्रॉस जो है वो IZ है, रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस IL है, तो टोटल जो डायोड के अक्रॉस करंट जा रहा है वो कितना होगा ये जो इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा IZ प्लस IN टोटल होगा ना, क्योंकि वही तो दो ब्रांचेस में शेयर हुआ है, तो इसमें तो टोटल करंट ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए RS, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला सीरीज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। अब वोल्टेज कौन सी आएगी,
देखिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज टोटल हमने जो भी अप्लाई की उसका कुछ पार्ट तो आर एस के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, बाकी हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। तो आर एस के क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, जितनी टोटल इनपुट थी उसमें से आउटपुट वोल्टेज माइनस होके वही तो आर एस के क्रॉस हमें ड्रॉप बताएगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, वोल्टेज तो आएगी वी आई माइनस वी नोट अपॉन, अब करंट देखने क्या आएगा, करंट होगा टोटल आई जेड प्लस आई एल, बट आई जेड मिनिमम या मैक्सिमम, आई एल मिनिमम या मैक्सिमम वो देखना है। देखिए ज़ीनर डायोड जब कंडक्ट करता है मिनिमम करंट तब इनपुट वोल्टेज उसकी मिनिमम होती है। तो अगर मिनिमम करंट की हम बात करेंगे, मतलब कि ज़ीनर डायोड का अगर मैं करंट मिनिमम लेती हूँ, आई जेड मिनिमम दे रखा था ना हमें, तो आई जेड अगर मैं मिनिमम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो आई एल फिर क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि अगर एक ये मिनिमम है तो मैक्सिमम इधर जाएगा ना फिर तो इट मीन्स हमारा जो ये रेजिस्टेंस होगा स्टैटिक रेजिस्टेंस वो होगा वी आई माइनस वी नोट अपॉन आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वी आई हमें दे रखा था 13 से 16 वोल्ट दे रखी है, तो इनपुट वोल्टेज जब मिनिमम है तभी ज़ीनर डायोड मिनिमम करंट उसमें से कंडक्ट होता है, तो मिनिमम वोल्टेज यूज़ करेंगे मतलब 13, और वी आउटपुट है वो हमारे पास 10 है, आई जेड मिनिमम दे रखा था 15, और लोड के अक्रॉस जो करंट है वो मैक्सिमम है 85, ये मिली एम्पियर्स में है और ये वोल्ट में है, तो ये बन जाएगा 3/100, ये मिली एम्पियर्स में है, ये वोल्ट में है, तो ये बन जाएगा 3/100। मिली को अगर हम ख़त्म करें तो 10 की पावर -3 आएगा, 3/10 की पावर -1, ये हो जाएगा 30 ओम। तो हमारा जो आर एस मतलब स्टैटिक रेजिस्टेंस आर सीरीज रेजिस्टेंस आ रहा है वो है हमारे पास 30 ओम, ये हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं ये फॉर्मूला फिर से समझा रही हूँ, हमें रेजिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो रेजिस्टेंस बेसिकली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है वोल्टेज अपॉन करंट। अब वोल्टेज कौन सा ले, मतलब वोल्टेज क्या होगा इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस, आर एस के क्रॉस, तो वोल्टेज टोटल मान लो हमने सप्लाई दी है 20 वोल्ट, कुछ तो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, बाकी आउटपुट की फॉर्म में मिलेगी। इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज, और करंट टोटल होगा, क्योंकि टोटल करंट ही यहाँ पे फ्लो हुआ है, उसको फिर दो डायरेक्शन मिलेगी, कुछ पार्ट तो ज़ीनर डायोड के क्रॉस चला गया, कुछ रेजिस्टेंस के क्रॉस चला गया, तो टोटल जो करंट होगा वो होगा यहाँ पे आई जेड प्लस आई एल। अब देखना है कि हमें ज़ीनर डायोड के क्रॉस मिनिमम करंट दिया हुआ है, तो अगर उसके क्रॉस मिनिमम है ज़ीनर डायोड के क्रॉस, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम करंट होना चाहिए, इसलिए लोड की वैल्यू हमें दे तो दोनों रखी है मिनिमम और मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे क्योंकि ज़ीनर डायोड करंट जो है वो मिनिमम दिया हुआ है। अगर उसमें मिनिमम है डायोड के क्रॉस तो ऑब्वियसली लोड के क्रॉस फिर मैक्सिमम ही जाएगा, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला इस टाइप से यूज़ किया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ ज़ीनर डायोड इज स्पेसिफाइड एज हैविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज 9.1 वोल्ट। ज़ीनर डायोड को स्पेसिफाई कर रखा है, उस पर लिखा हुआ है कि इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 9.1 वोल्ट है, तो 9.1 वोल्ट जो हमें दे रखी है वो ज़ीनर डायोड की वोल्टेज दे रखी है 9.1 वोल्ट विद अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 364 मिली वॉट। जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो है हमारे पास 364 मिली वॉट, तो 1 मिली वाट में 10 की पावर -3 वॉट होते हैं, तो 364 इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे, ये वॉट्स में कन्वर्ट हो गया। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल, तो मैक्सिमम कितना करंट डायोड हैंडल कर सकते हैं ये बताना है हमने। मैक्सिमम करंट मतलब ज़ीनर डायोड के अक्रॉस निकालने हैं, आई जेड मैक्सिमम ये निकालना है। देखिए आई जेड मैक्सिमम करंट निकालना है, पावर दे रखी है तो पावर की फॉर्म में पावर वोल्टेज और करंट का कोई रिलेशन देखना है, तो वो हमारे पास होते हैं P = VI। अब करंट चाहिए तो P/V हो जाएगा, तो P/VZ, तो पावर कितनी है 364 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन VZ है 9.1,
तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो 40 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि 1 जो है 10⁻³ एम्पियर का मतलब है 1 मिली एम्पियर, तो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। अब हम एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं रिलेटेड टू द रेक्टिफायर। देखिए हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस ट्रांसफॉर्मर ऑफ टर्न्स 8:1। तो हमें रेशो दे रखा है टर्न्स का, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो दिया हुआ है 8:1। इसका मतलब हमें दे रखा है NP/NS इज इक्वल टू 8/1। NP का मतलब प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो नंबर ऑफ टर्न्स है, NS का मतलब सेकेंडरी कॉइल्स के अक्रॉस टर्न्स है। तो इनका रेशो जो हमें दे रखा है वो है 8:1। सिंपली कोई भी रेशो दिया होता है इट मीन्स प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी का रेशो है वो। तो इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 230 वोल्ट, प्राइमरी वोल्टेज हमें दे रखी है, तो प्राइमरी वोल्टेज सिंपली लिखा हुआ है, इसका मतलब में RMS वैल्यू दी हुई है प्राइमरी की। तो RMS जो प्राइमरी की दे रखी है वो है 230 वोल्ट, और हमें इसमें से उन्होंने क्या भी रखा है साथ में RMS वैल्यू है ये, और हमें फाइंड आउट करना है एक तो DC आउटपुट वोल्टेज, एक पीक इनवर्स वोल्टेज। पहले हम DC आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले तो जो चीज़ निकालनी है उसके फॉर्मूले पे जाते हैं। DC आउटपुट वोल्टेज मतलब EDC अपने को चाहिए, वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब DC वोल्टेज चाहिए अपने को, तो करंट भी कौन सा आएगा DC इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा लोड रेजिस्टेंस, तो ये हमें चाहिए। अब RL जो है, RL की वैल्यू हमें नहीं पता, और IDC भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये। IDC की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमने फॉर्मूले फाइंड आउट किया था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हमने IDC निकाला था, वो था IM/π, और RMS था IM/√2। ये हमने डेरिवेशन में किया था इसके मैथमेटिकल एनालिसिस में। तो हमें IDC की वैल्यू चाहिए, IDC था IM/π। ठीक है, तो ये सेकेंडरी की बात करेंगे। ओके, क्योंकि आउटपुट की बात करें तो सेकेंडरी कॉइल की बात होगी, प्राइमरी तो इनपुट के अक्रॉस होती है इनटू RL एज इट इज। अब देखिए IM इंटू RL ये किसका फॉर्मूला है, ये वोल्टेज बन जाएगा ना, I इंटू R वोल्टेज, और कौन सी वोल्टेज EM, बिकॉज ये M है मतलब ये मैक्सिमम वाली है, और किसके क्रॉस वाली S मतलब सेकेंडरी के क्रॉस वाली, तो EMS/π ये लिख सकते हैं इसको। अब EMS चाहिए, देखिए हमें जो रेशो दिया हुआ है वो NP और NS का दे रखा है, और हमें प्राइमरी की वोल्टेज RMS वाली भी दे रखी है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो आप ध्यान रखना, एक दूसरे के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज। मीन्स NP/NS इज इक्वल टू EMS/EMP, ये रिलेशन होते हैं बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी के ऊपर रखी है तो इधर हम वोल्टेज सेकेंडरी के ऊपर रखेंगे, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब NP/NS हमें दिया हुआ है 8:1, तो 8/1। EMS जो है वो हमें नहीं पता, वो निकालनी है, और EMP हम निकाल सकते हैं क्योंकि देखो RMS वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम पीक वो चाहिए अपने ये जो सैचुरेशन वैल्यू है मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, वो क्या होएगी। देखिए हमें रिलेशन पता है कि ERMS इज इक्वल टू EM/√2, ये डेरिवेशन में किया था, तो EM आ जाएगा √2 इंटू ERMS। ठीक है, तो √2 इंटू 230, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 324.3 वोल्ट। तो EMS हमें नहीं पता, इसको एज इट इज़ रखो, EMP की वैल्यू पुट कर दो 324.3, तो यहाँ से EMS की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 324.3। ओके, तो
EMS की वैल्यू अपने को चाहिए थी, दैट विल बी EMP इंटू NP अपॉन NS। इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो जो वैल्यू यहाँ से आएगी उसको आप यहाँ पे EMS की जगह पुट कर दोगे और पाई से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपके पास आ जाएगा ADC, और यही अपने को चाहिए था। तो ये पता चला DC आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालनी है। अब है पीक इनवर्स वोल्टेज। देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल के, जब AC का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड रिवर्स बायस होता है, तो इसलिए मैक्सिमम जो सेकेंडरी वोल्टेज ट्रांसफ़र होएगी वो ही डायोड के क्रॉस अपीयर हो जाएगी। तो इसलिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज हमें निकालनी है ना सेकंड पार्ट में, वो किसके इक्वल होगा, EMS, मतलब सेकेंडरी के क्रॉस जो EM वैल्यू है वो आपके यहाँ से जो आएगी वही पुट कर दोगे। तो इस वे से हम पीक इनवर्स वोल्टेज को भी देख सकते हैं और DC आउटपुट वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।